दोस्तों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं। Ladies and gentlemen, on behalf of PIB, I welcome you all to this press conference. It's my privilege and honor to introduce the Union Minister for Agriculture, Shri Radha Mohan Singh Ji, Minister of State for Agriculture and Food Processing Industries, Dr. Sanjeev Balyan Ji. I extend a warm welcome to you, sirs. I also welcome Secretary Agriculture and Cooperation, Shri Ashish Bahuguna, Secretary Agriculture, Research and Education, Dr. S. Ayappan, Secretary Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Shri A.K. Thakur. Today's press conference will begin with the opening remarks by the Honorable Minister on the initiatives of the Ministry in the last 3 months. Thereafter, the forum will be open for questions and answers. My dear friends, please ask your questions one by one. And I request you to ask one question for media organizations so that the maximum number can be covered in the constraint of time that we have. I also request you to kindly switch off your mobiles and keep them in silent mode. Over to the Honorable Minister. मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, कृषि मंत्रालय ने जो कुछ इस सरकार बनने के बाद किया है, उन बातों को रखने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हों। लेकिन उसके पहले हम सबके ध्यान में है कि 67 वर्षों के अंदर कृषि की तुलना में अन्य क्षेत्रों में हमने देश के अंदर ज्यादा प्रगति की है। विकास के घटकों के आकलन में कृषि निश्चित रूप से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और हमारे यहाँ कृषि में विकास की संभावना ज्यादा है और यहाँ कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आबादी के बड़े हिस्सों के रोजगार उपलब्ध करा सकता है। हमारे लिए उत्पादन और उत्पादकता ही ऐसे दो पहलू हैं जिन पर सक्रियता से कार्य करना होगा, तभी हम खाद्यान्न की स्वयं संपन्नता के लघु लक्ष्य से परे एक वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में भारत को स्थापित कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि और कृषि के विकास के प्रति एक स्पष्ट सोच है। उनकी दृष्टि में कृषिगत भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी, लैब टू लैंड और कृषि में नए तकनीकों का निरंतर प्रयोग और कृषिगत उत्पादकों को निर्यात परक बनाने की अर्थव्यवस्था के साथ उन्हें समन्वित करना आवश्यक है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण सबको पता है और 4 महीनों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि मंत्रालय को जो मार्गदर्शन मिला है, कृषि विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को जो गति मिली है, वो साबित करता है कि कैसे एक प्रभावी नेतृत्व बेहतर क्रियान्वयन से सरकार की क्षमता को बढ़ा देता है। आप सबके ध्यान में होगा 28 मई 14 को मुझे मंत्रालय मिला था और उसके बाद अपने ही मंत्रालय में आप सबके दर्शन का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था और उस समय सूखा एक बड़ी चुनौती के रूप में हम सबको सामने था और वो चुनौती आपके सामने भी था, देश के किसानों के सामने भी था और मेरे मंत्रालय के सामने भी था। तो प्रारंभिक तैयारियां हमने की उस समय और उस तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के अधिकारियों से चर्चा और वर्षा की जो भारी कमी थी उसकी जानकारी लेकर बीजों की और खेती की उन्नत पद्धतियों का आयोजन कैसे हम करें, इस पर हमने सब राज्य के अधिकारियों से बातचीत की। हमारे अधिकारी भी राज्य में गए और इसके बाद हमने जिलावार कार्य योजना तैयार की, विभिन्न योजनाओं में लचीलापन लाया ताकि राज्य सरकार को उत्पन्न स्थितियों से निपटने में सहूलियत हो। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किया कि हमारा जो क्रीडा है, इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और जितने देश में यूनिवर्सिटीज हैं और राज्य सरकारों से मिलकर हमने 571 जिलों के लिए कंटीजेंसी प्लान का निर्माण किया। ये उसी बीच हमने किया। देश में मानसून की स्थिति जो प्रारंभ में थी, सबके ध्यान में था कि जून में -43 और जुलाई में -22
वर्षा की स्थिति थी और वर्षा की इस कमी से जूझने के लिए हमने जो कई और कदम उठाए। राज्य सरकारों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना था, लेकिन राज्य सरकारों ने की नहीं, क्योंकि उनको भी खर्चा करना पड़ता। बावजूद इसके हमने इस कमी से जूझने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे डीजल अनुदान योजना, बागवानी की रक्षा हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता, बीज हेतु अनुदान में बढ़ोतरी, चारा विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता और खल्ली या अन्य कुछ चारा मवेशियों के उपयोग के लिए उनके आयात शुल्क को हमने माफ किया था। और परिणाम आपके सामने है कि जो भयावह स्थिति थी, बुआई की बहुत कम स्थिति रहेगी, ये दृश्य था। आज हम ये कहने की स्थिति में है कि 5 वर्षों की जो औसत बुआई है उससे 100% से ज्यादा, अब पिछले वर्ष जो बुआई हुई थी उससे 3% की कमी, ये किसानों की मेहनत, राज्य सरकारों का सहयोग, वर्षा की स्थिति में सुधार और हमारे मंत्रालयों के विभिन्न प्रयासों का अनुमान जो इसमें योगदान रहा है। और इसी आधार पर हमने जो आकलन अभी जो आया है उसमें बढ़ भी सकता है कि इस वर्ष 12 करोड़ टन रहेगा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि जो स्थिति थी उसमें लगता था कि हम बहुत काफी पीछे रहेंगे, लेकिन अभी जो अनुमान आया पिछले वर्ष 13 करोड़ टन था। और जो अनुमान होता है स्वाभाविक रूप से पिछले बार भी बढ़ोतरी हुई थी, इस बार का अनुमान 12 करोड़ टन का आया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हम मंत्रालय का मानते हैं। इसी बीच हमने 17-18 को 2 दिनों तक देश के जितने एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं सभी राज्यों के, उसमें मुख्य रूप से प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे और उनके स्टाफ थे, रबी बुआई की हमने कारगर योजना बनाई है। और इस साल रबी मौसम में जो मेरा अनुमान है कि जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो उसका लक्ष्य मुझको लगता है कि 13 करोड़ टन होगा, ऐसा अनुमान है जो खाद्यान्न है। तिलहन का जहां तक सवाल है, इस बार का हमारा जो उसमें लक्ष्य है 1.10 करोड़, एक खाद्यान्न से अलग है तिलहन, जबकि पिछले बार हमारा लक्ष्य था 1 करोड़ टन का। इस बार 1 करोड़ 10 लाख टन का हमारा लक्ष्य है। कृषि मंत्रालय ने इसी बीच जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है उत्पादकता बढ़ाना और भूमि के जीवन की भी रक्षा, तो दोनों दृष्टियों से हमने सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने हेतु मिशन मोड पर योजना तैयार की है। पूरी योजना हमारी तैयार हो गई है और चालू वर्ष में 3 करोड़, फिर दूसरे वर्ष में यानी 15-16 में 5 करोड़ 50 लाख और तीसरे वर्ष 16-17 में 5 करोड़ 50 लाख कार्ड जारी करने का कार्यक्रम बनाया है। और 14-15 मतलब प्रथम वर्ष के लिए हमने राज्यवार 100 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की राशि भी आवंटित कर दी है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में हमारे यहाँ से सिर्फ माइक्रो इरिगेशन है, लेकिन ग्रामीण विकास और सिंचाई मंत्रालय हम सब मिलकर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इरिगेशन के जो पेंडिंग पड़े थे उनका शीघ्र निपटान और छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं की भी तेज गति से हमने निगरानी प्रारंभ की है। सबसे जो भारी संकट देश में होता है फल और सब्जी के महंगाई का है। तो आपके ध्यान में होगा कि हर साल अधिकतर 26 वर्ष से मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और अधिकतर समय अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर में उसके भाव 75, 80, 90 और उसके बाद तब सरकार कुछ करती थी। इस बार 30 रुपया से ज्यादा जब दाम बढ़े थे तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पहल की थी। वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में फूड मिनिस्ट्री और हमारे सब लोग बैठे थे और हम लोगों ने ये जो मंडी कानून है उससे फल और सब्जियों को अलग करने का निर्णय लिया। तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होने के कारण हम लोग की सीधा हस्तक्षेप था, तो यहाँ तो हमने लागू किया और अन्य राज्य सरकारों को भी आग्रह किया, तो कई राज्य सरकारों ने इसको लागू भी किया है। और सबसे जो हमारी बड़ी उपलब्धि होगी जो हमने 2-3 महीने के अंदर किया है, देश में पहला किसान मंडी 25 सितंबर को हम ये नरेला के अंदर, वो गांव का नाम मेरे ध्यान में नहीं है, अलीपुर में 25 सितंबर को
उसका शिलान्यास करेंगे। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से दिल्ली में सब्जियों की बिक्री भी शुरू है और स्वाभाविक है, इसके कारण जो महंगी की जो स्थिति थी उस पर काफी नियंत्रण हुआ है। और ये सरकार जब बनी तो सबसे पहले प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का निर्माण किया और इस फंड के माध्यम से प्रारंभ में आलू तथा प्याज तथा बाद में अन्य सब्जियों को किसान से खरीद कर भंडारण कर उपभोक्ताओं को उचित दर पर बेचने हेतु हमारे मंत्रालय ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। और इस फंड के कारण जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा और उसकी कीमत यदि बढ़ेगी तो इस फंड के माध्यम से हम उसका सामना करेंगे। केसर पार्क का हमने कश्मीर में शिलान्यास किया है। केसर के उत्पादन, उत्पादकता और उसके मार्केटिंग का कार्यक्रम भी उसमें हमने सम्मिलित किया है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक ग्रामीण भंडारण योजना जो कृषि मंत्रालय के अंदर है, बाकी फूड प्रोसेसिंग या फूड सप्लाई मिनिस्ट्री के अंदर है, लेकिन हमारे पास जो ग्रामीण भंडारण योजना है तो इस वर्ष का जो बजट था 15-16 का, पहली बार 4 महीने के अंदर पूरे बजट का हमने योजनाओं की जो योजनाएं जी थी हमारे बजट के अनुकूल, उतने योजनाओं को 4 महीना के अंदर हमने स्वीकृत कर दिया है। वर्तमान में जो एक कृषि बीमा योजना है जिसकी भारी विसंगतियां हैं, आज भी अखबार पढ़ेंगे तो कई जगह के समाचार आए हैं, तो ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो गाइडलाइन जारी हुआ, उस गाइडलाइन के आने के बाद तो और उसमें ज्यादा विसंगति हो गई। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री कुछ आए, कुछ लोगों ने फोन किया कि दूसरी जो योजना आ गई, दूसरे जो गाइडलाइंस आ गए, ये तो और किसानों के विरुद्ध जाता है और पहले वाले में भी काफी विसंगति थी। तो हमने निर्णय किया कि इस वित्तीय वर्ष में हम एक नई कृषि बीमा योजना लाएंगे और इसके लिए राज्य के अधिकारियों को बुलाया। हमारे सारे अधिकारी बैठे, उनकी राय ली और सभी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र दिया और अधिकतर मुख्यमंत्री का उसमें बहुत अच्छा सुझाव आया है जो क्या होना चाहिए। और गुजरात के अंदर पूरा दिन भर हमने कार्यशाला भी आयोजित किया, मैं वहाँ था, दस्तावेज एक बना और अन्य राज्यों में भी हम जाएंगे और निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में हम एक नई कृषि बीमा योजना लाएंगे। चूंकि ये बड़ा काम है इसलिए इस वित्तीय वर्ष के अंदर इसको पूरा करेंगे। इसी तरह से ये जैविक खेती के अंदर हमने अपने मंत्रालय में देखा कि ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर मिशन है या कृषि विकास योजना है, इसी दोनों के माध्यम से कुछ राशि जाती है। तो राज्य सरकार उसमें अपना मेहनत करती है और कुछ और संसाधन लगाती है और जैविक खेती को बढ़ाने का प्रयास करती है। अधिकतर राज्यों की इसमें रुचि बढ़ी है। सिक्किम तो एक ऐसा राज्य है कि जहां बिल्कुल 100% जैविक खेती होती है। तो इसी दृष्टि से हमने एक नई भारतीय परंपरागत कृषि विकास योजना प्रारंभ करने का न सिर्फ सोचा है बल्कि मंत्रालय के स्तर पर हमने उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया है कि कम से कम पहले चरण में 1 लाख गांवों में हम इसको शुरू करेंगे। उन 1 लाख गांवों में, गांव के अंदर कम से कम एक गांव में कम से कम 50 किसान हों कम से कम, और मैक्सिमम 1 एकड़ के खेती के लिए हम उसमें सहायता प्रदान करेंगे। मंत्रालय के स्तर पर हमारी योजना बन गई है और फिर आगे इसको हम आगे की प्रक्रिया प्रारंभ किया और लगता है हमको कि 1-2 महीने के अंदर हम ये राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जो जैविक खेती है जिसके तहत रासायनिक आदानों पर हमारी निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम ज्यादा करेंगे। इसी प्रकार से सहकारिता में पारदर्शिता लाना, तो सहकारिता में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो हमारे पास यहाँ सीधे है। तो इसके लिए हमने एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है सूचना की, कि जो भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसकी, उसमें काफी लोगों को परेशानी होती है, तो ऑनलाइन सूचना हमने उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसी 1 महीना के अंदर इस काम को किया है। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ग्राहकों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए रियायती दरों पर लंबी अवधि के कर्ज की सहूलियत कृषि
एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा 12 सितंबर 14 से देनी शुरू कर दिया है और इसके लिए हमने 5,000 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन भी कर दिया है नाबार्ड के माध्यम से। चने का जो महत्वपूर्ण अभी जो मंत्रालय ने काम किया है कि चना जो होता है उसके जीनोम विश्लेषण की सहायता से बीज की नई किस्में तैयार की जा सके और इसके लिए मैं खुद गया भी था। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ICRISAT, क्रीडा उसको बोलते हैं, इक्री साइड में खुद गया था वहाँ, वो हैदराबाद के बगल में है और वहाँ पर हमने 12.5 करोड़ रुपए के प्रकल्प का एक अनुमोदन किया है कि जो चने के जीनोम विश्लेषण की सहायता से बीज की नई किस्में तैयार करेगा। इसी तरह से सूखा, बाढ़ और लवण प्रभावित क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसके सहयोग से धान की जो प्रतिरोधक किस्में हैं उसका 10,000 हेक्टेयर में हमने अभी उसको लगाया है प्रयोग के तौर पर। इसी तरह से पादप और पादप पदार्थों के आयात हेतु कट्टुपल्ली बंदरगाह जो तमिलनाडु में है और कोचीन हवाई अड्डे को उससे जोड़ा है ताकि हमको लाने में और ज्यादा सहूलियत हो। फिर जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि यदि अपने देश का लाइफलाइन कृषि है तो कृषि का लाइफलाइन पशुधन है और पशुधन में जो हमारी देसी नस्ल की पशु है और खास करके दूध उत्पादन के मामले में हम दुनिया के 1 नंबर देश जरूर हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता में भारी कमी है, उत्पादकता में काफी अंतर है और इसका मूल कारण है कि जो देसी दुधारू पशुएं हैं उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने कोई अलग से प्रयास नहीं किया। अब देश में लगभग 200 ब्रीडिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन उसमें सभी किस्मों के और खास करके विदेशी किस्मों के नस्ल के संवर्धन पर ज्यादा हमारा जोर रहता है। तो हमने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया है और उस मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए की राशि परिव्यय करने का इस 2.5 वर्ष के अंदर हमने योजना बनाई है। इस 6-8 महीने के अंदर 150 करोड़ करेंगे और इसके तहत जो 37 देसी नस्ल की गाय हैं और 13 देसी नस्ल के जो भैंस है, देसी बोवाइन मजबूत और लचीले होते हैं। सबके ध्यान में ये बात जरूर रहे कि जो विदेशी नस्ल के पशु हैं उनमें उत्पादकता है, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता 5 से 6 बार इससे ज्यादा नहीं। लेकिन देसी नस्ल की जो हमारी पशुएं हैं उनकी प्रजनन क्षमता 10 से 12 बार है। दूसरा कि यूरोपीय कंट्रीज में है विदेशी नस्ल के, तो अपने देश के अंदर ठंडा यदि है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा गर्मी होने पर उनकी हालत बहुत खराब होती है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण तापमान में वृद्धि अगले 10 वर्ष आते आते काफी होना है। यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो ये विदेशी नस्ल की जितनी गायें हैं शायद हमारे लिए बेकार सिद्ध हो जाएगी। अभी हम लगे हुए हैं क्योंकि उनके कारण हम 1 नंबर पर हैं। उत्पादकता चूंकि देसी नस्ल है उसकी नहीं बढ़ी है, इसलिए उत्पादकता में कमी है। तो हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं विदेशी नस्ल के संकर नस्लों के संवर्धन के लिए वो चलेगी, लेकिन ये 500 करोड़ की राशि लगाकर जो देसी नस्ल के दुधारू पशु हैं उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए हमने एक योजना लाई है जिसका नाम राष्ट्रीय गोकुल मिशन है और वैज्ञानिक ढंग में स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य के साथ इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। व्यावसायिक फार्म प्रबंधन के द्वारा देसी नस्लों की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि तथा उत्कृष्ट पोषण के साथ साथ देसी बोमाइन जर्म प्लाज्म का उन्नयन 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से करेंगे और मुख्य रूप से फीडिंग, ब्रीडिंग और फीडिंग, मतलब ये 3 हमारा ये महत्वपूर्ण इस योजना का अंग होगा। इसी तरह से मैंने पहले चर्चा की ब्रीडिंग सेंटर्स जो 200 हमारे चल रहे हैं, वो 200 में किसी में 1 नस्ल का, किसी में 2 नस्ल का, किसी में 3 नस्ल का और विदेशी नस्ल, संकर नस्ल, उनके संवर्धन के लिए वो काम करता है। लेकिन देश के अंदर कई देशों में नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है जो उस देश के देसी नस्ल के पशुओं का ब्रीडिंग सुधार करता है।
इसका हमारे यहाँ भारी संकट रहा है। तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए का अनुमोदन मंत्रालय ने किया है और 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर हम स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकारों से जमीन भी हम मांगे हैं और इसके बाद देसी नस्ल सुधार और उसके संवर्धन में हमारे काम को और गति मिलेगी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो ये 37 नस्ल की देसी गाय और भैंस की जो 13 नस्लें हैं, हम उनके ऊपर पूरे देश में काम करेंगे। रेल दूध नेटवर्क, ये हमको लगता है कि 1980 में रेल के डब्बों से दूध ढुलाई की सोच बनी थी 1980 में, लेकिन हमने देखा कि 1980 तक से लेके आज तक 100 भी कंटेनर नहीं बन पाए, 80-90 ऐसे कुछ होंगे। तो हमने पूरे देश को रेल दूध नेटवर्क से जोड़ने का तय किया है और कम से कम 100 इस 1.5-2 साल के अंदर। हालांकि वो रेलवे तैयार होता तो 100 के लिए हम ऑर्डर देते, लेकिन अभी उस तैयार हुए आपको 30 टैंकर के लिए, तो 30 के लिए हमने आदेश दिया है। उसका बनना वो 3 महीना पहले दिया था। सरकार बनते माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को डायरेक्टर को बुलाया था, हमारे अधिकारी बैठे थे और 30 के लिए वो तैयार हुए थे। 30 बन रहा है, लेकिन इसको 100 करने का है। और इसके कारण जो दूध की ढुलाई का मुख्य रूप से आप देखेंगे कि 3 महीना का जो समय होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उस 3 महीने में उत्तर भारत में दूध का कम उत्पादन होता है और दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। फिर जाड़ा में स्थिति बदल जाती है। तो इसमें रेल दूध नेटवर्क की बड़ी भूमिका होगी और 1 रुपये सस्ता वो पड़ता है, तो दूध के दाम को भी नियंत्रित करने में हमें सहूलियत होगी। अभी हम 2 दिनों तक देश के पशुपालन मंत्रियों को बुलाए थे, 16-17 सितंबर को, और 2 दिनों की कार्यशाला थी और उसमें हमने कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दूध सहकारी संगठनों को मजबूत किया जाए, इस पर हमने चर्चा की है, कुछ योजना बनाई है और ये योजना काफी प्रभावी रहा है। और एक दिन बारी बारी से मंत्रालय में भी लगभग आधे राज्यों के अधिकारी और मंत्री स्वयं बैठे हैं और अब ये तय हुआ है कि हमारे अधिकारी राज्यों में जाएंगे। पहले चरण में शिलोंग में तय हुआ है कि उधर के 6 राज्यों के सारे अधिकारी बैठेंगे। काफी काम तो हमने यहाँ किया है, लेकिन उनको यहाँ ज्यादा दिन रुकना, ज्यादा दिन रखना, तो इससे अच्छा हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब हर राज्य में हमारे अधिकारी जाएंगे और अगले 3 महीने के अंदर इस क्षेत्र में क्या क्या कमजोरी है उनको चिन्हित करके, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो संवाद के बिना या एक दूसरे से बातचीत नहीं होने के कारण वो पेंडिंग पड़े हैं 2-2 साल से, 1.5 साल से। कहीं का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया, अगर आया तो कहीं कंप्यूटर में वो बंद है, विभाग के पास नहीं है, यहाँ से कोई चिट्ठी गई या कोई अलॉटमेंट गया तो उस राज्य में वित्त मंत्रालय में चला गया, लेकिन उस मंत्रालय को मिला नहीं। तो ये सारी जितनी विसंगतियां आई है 2 दिनों तक हमने चर्चा की है और इसके समाधान के लिए भी योजना बनाई है। अभी जो जम्मू और कश्मीर में आपदा आई, हमारे विभाग ने बाढ़ राहत उपाय के रूप में तत्काल सहायता पहुंचाने की दृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के लिए दूध और दूध उत्पादकों के रूप में राहत सामग्री भेजने की व्यवस्था की है। अतिरिक्त सेल्फ लाइफ दूध, दही, छाछ के पाउच, स्किम दूध पाउडर की विशाल मात्रा और पौष्टिक दूध पाउडर राहत के लिए जम्मू और कश्मीर राज्यों को एयरफोर्स के जरिए भेजा गया है। अब तक एमएसपी जो पाउडर होते हैं दूध पाउडर के 5 टन, डब्ल्यूएमपी के 70 टन और ईएसएल के 17 टन, जिसमें दूध उत्पादकों की लघु मात्रा भी शामिल थी, को भेजा जा चुका है। और विभाग ने इस बार भी जो हम बैठे थे, सभी सहकारी संघों और मदर डेयरी जो दो इसके अंदर दूध उत्पादन के काम में लगे हैं, हम सब ने अपना स्टॉक रखा हुआ है और वहाँ के बात हुई है वहाँ के पशुपालन मंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी, कि जब भी आपको जरूरत पड़े आप बताइए, हमारे पास स्टॉक रेडी है और तुरंत हम उसको भेजेंगे। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की एक योजना हमारी शुरू हुई है,
जिसमें 7 राज्यों के लिए वार्षिक योजना हमने अनुमोदित की है। लगभग 96 करोड़ की राशि हमने इसी 3-4 महीने के अंदर उनके लिए अनुमोदित की है। डेयरी के क्षेत्र में हम ये बताने में हमको गर्व हो रहा है कि मौसम प्रतिकूल था, विपरीत मौसम था, फिर भी जो पिछले वर्ष के 4 महीने के अंदर जो दूध की खरीद बिक्री हुई थी, उससे खरीद में 10% की वृद्धि और बिक्री में 8% की वृद्धि हुई पिछले साल 4 महीने के अंदर। और इधर 4 महीना मतलब 110 दिन के अंदर, ये कल तक का हमारा रिपोर्ट है कि पिछले 110 दिन की तुलना में खरीद में 10% की वृद्धि और बिक्री में 8% की वृद्धि हुई है। इसी तरह से आपको एक नई योजना हमने शुरू की है, NPBBDD। इस योजना के अंतर्गत जो NPDD घटक के तहत 12वीं योजना के लिए इसी 100 दिन के अंदर हमने केरल 3, तमिलनाडु 3, नागालैंड 1, पंजाब 1, कुल में हमने पहले भी बताया कि 96 करोड़ रुपए के परिव्यय के आपको 8 नई परियोजना को हमने स्वीकृति दी। इस 100 दिन के अंदर हमने 8 नई परियोजनाओं को सैंक्शन किया है और प्रथम चरण के लिए उनको 33.96 करोड़ रुपया भी जारी किया है। फिर NPDD के तहत 11 राज्य जो नामित हैं पहले से, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तराखंड में जारी 12 डेयरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, उसके लिए भी हमने लगभग 19 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है इस 100 दिन के अंदर। इसी तरह से जो राष्ट्रीय डेयरी योजना है, जो हम NDDB के माध्यम से करते हैं, इसमें पिछले 4 महीने में कुल 102 करोड़ रुपए की लागत से 47 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। NDDB द्वारा NDP के अंतर्गत संतति परीक्षण वंशावली चयन कार्यक्रम के तहत जो गिर, राठी, थारपाकर, साहिवाल इत्यादि हैं जो देशी नस्ल के हैं, उनके लिए भी हमने नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। फिर NDDB के तहत IIL द्वारा न्यूजीलैंड के साथ हमने सीरम निर्माण के लिए वहां से ब्लड लाकर हम यहाँ सीरम बनाते थे और काफी महंगा पड़ता था। इसी हमको लगता है कि 1.5 महीना पहले वहीं पर एक प्लांट लगाने के लिए हमारे मंत्रालय ने एक स्वीकृति दी है और वो काम अब इस वर्ष शुरू हो जाएगा। और इसी बीच राज्यों में 34,540 डेयरी यूनिटों की स्थापना करने के लिए नाबार्ड ने DDDS स्कीम हेतु लाभार्थियों को 122 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पिछले 4 महीने के दौरान राष्ट्रीय बोमाइन प्रजनन कार्यक्रम के तहत 8 परियोजनाओं को लगभग 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ही परियोजनाओं को अनुमोदित हमारे मंत्रालय ने किया है। MSP और SOP का सार ग्रहण तैयार कर अनुवांशिक उन्नयन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी राज्यों को ये पैसा भेजा गया है। इसी तरह से आपको CHRS यूनिट को, जिसको INAPH डाटाबेस के साथ एकीकृत करने की शुरुआत इस बीच में की गई है। ये जो कुक्कुट है, कुक्कुट हाल में कुक्कुट चारा, छोटे और रूमिनेट्स NLM के दृष्टि से इस 4 महीने के अंदर 7 लाख वाणिज्यिक हैचिंग अंडे और 4 लाख वाणिज्यिक चूजों के साथ साथ 6,000 उच्च अनुवांशिक मूल्य पेटेंट हैचिंग अंडे और 33,000 पेटेंट डे पुराने उच्च अनुवांशिक प्रजनन चूजों की आपूर्ति की है। ये चूजे हैं जो पूरे देश में इस 4 महीने के अंदर, उसका आंकड़ा हमने इसमें दिया है। वर्ष 14-15 के दौरान 670 उच्च अनुवांशिक मूल्य के प्रजनन रैम और बत्तखें वितरित की गई है। ये हमको लगता है 4.5 महीने के अंदर 110 दिन नहीं, लगभग आपको 140 दिन का होगा, ये 4 महीने का होगा। वर्ष 14-15 के दौरान चारा, फसलों और घासों के लिए लगभग 40 से 100 क्विंटल
किस्म के बीजों और लिक्विड बीजों को उत्पादन हेतु बोया गया है, अपने देश में लगाया गया है। उद्यमशीलता विकास और रोजगार सृजन जैसे बकरी पालन, भेड़, सुअर, कुक्कुट इत्यादि के लिए नाबार्ड को 100 करोड़ रुपया दिया गया है। पिछले 3 महीने के दौरान विभिन्न पशु रोगों के खिलाफ राज्यों में सघन टीकाकरण कार्य प्रारंभ हुआ है। मुंहपका और खुरपा रोग, ये जो सबसे बड़ी बीमारी है छुआछूत का देश में, इसके टीकाकरण के लिए रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 161 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अभी कई जिले इसमें शामिल नहीं थे, उनको भी हमने शामिल किया है। कुछ राज्य भी इसमें शामिल नहीं थे, तो उन राज्यों को भी शामिल करके लगभग 100 नए जिले, पहले से 221 जिलों में चल रहा था, तो 100 नए जिलों को हमने ये कई वर्षों से योजना चल रहा है 221 जिलों में, तो इस 100 दिन के अंदर या 110 दिन के अंदर हमने इसमें 100 अन्य जिलों को भी जोड़ने का काम किया है। आर्थिक रूप से विभिन्न महत्वपूर्ण रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता कार्यक्रम के तहत 46 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब ये राष्ट्रीय नीली क्रांति, इस राष्ट्रीय नीली क्रांति के विषय में मछली के उत्पादन के मामले में निश्चित रूप से हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता का जो पैमाना है वो बहुत कम है। और हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जल निकाय हैं, जलाशय हैं, झील हैं, तालाब हैं, और 8118 किलोमीटर लंबा तट भी है, लेकिन उत्पादकता का हमारे यहाँ संकट है। और इसी दृष्टि से पहले तो इनलैंड फिशरी के अंदर नीली क्रांति जो एक हमारी योजना है उसकी हमने घोषणा की है, और प्रारंभ में 50 करोड़ रुपये का इसके लिए अनुमोदन किया है, प्रारंभ में शुरुआत करने के लिए। इसके अलावा भी हमने जो कदम उठाए कि हमारी उत्पादकता बढ़े, तो सबसे पहले हमने लगभग 17 देश के प्रतिनिधियों के साथ हैदराबाद में, मैं स्वयं वहाँ था, और 2 दिनों की कार्यशाला हुई, और कई देशों के साथ हमने इसमें सहयोग का उसमें निर्णय किया। ये हैदराबाद में हुआ था 23 और 25 जून को, इसी 14 में। दूसरा कि जो हमारा जो फिशरी का सेंसस है उसको भी हमने अभी जारी किया है 29 अगस्त को, कि हमारी क्या स्थिति है। और इन 4 महीनों में, इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के तहत 830 मछुआरा घरों को उसमें इंदिरा आवास के तहत उनका मकान बनवाते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन जो सोसाइटीज हैं हमारे मछुआरों को, उनका घर बनवाने का सीधे यहाँ से करते हैं हम। तो 4 महीने के अंदर 830 मछुआरों के घर बनवाने के लिए पहले राशि कम थी, उसको हमने बढ़ाकर इंदिरा आवास के बराबर उसको किया है। इसी तरह से आपको गुवाहाटी में एक 27 अगस्त को एक सम्मेलन हुआ था कि जितने इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका किस प्रकार से सहयोग लिया जाए। तो गुवाहाटी में सम्मेलन 27 अगस्त 14 को हुआ। गहरा समुद्र मत्स्य नीति की व्यापक समीक्षा के लिए 2014 के लिए एक विशेष समिति जो हम लोग बनाए थे उसका रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, और समुद्री नीति की व्यापक समीक्षा की गई है। और ये सब काम इसी 3-4 महीने के अंदर समुद्री नीति भी हमने एक समीक्षा की है और नया तैयार किया है। और मंत्रालय के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधीन इस 4 महीने के अंदर 6000 के लगभग मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है। हैदराबाद में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, और देश भर से उसमें बुला के मैं स्वयं उसमें 2 बार गया हूँ, और 6000 अभी तक 100 दिनों के अंदर हमने ट्रेनिंग उसमें दी है। तटवर्ती राज्यों में 2700 परंपरागत नावें मोटरीकृत करने के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई है। 100 दिन के अंदर 2700 मोटरों को उसका थोड़ा नवीनीकृत करने के लिए, और 7 मत्स्य बंदरगाहों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की सहायता जारी की गई है। राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन और आरकेवाई के अधीन सरकार को 157 करोड़ रुपए से नई हैचरियों, तालाबों, पिंजरों, ओपन सी केज, शीतल जल मत्स्यिकी का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। जो नए नए तरीके हैचरी के निकले हैं, या
केज कल्चर निकले हैं, इस सब के लिए अभी हमने 157 करोड़ रुपया अनुमोदित किया है और उसकी योजना भी लगभग बन गई है। अब कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, इसकी भूमिका एक बड़ा महत्वपूर्ण, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी विषय है और शायद इसके बिना कृषि के क्षेत्र में हम बहुत तेजी से प्रगति नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से असम और झारखंड में हम बार बार ये बताते हैं कि आजादी के 67 वर्ष बाद भी अपने देश में सिर्फ एक और एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो दो ऐसे संस्थान, एक झारखंड और एक आसाम में खोलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र दिया है कि आप जमीन दीजिए, जिस दिन आप जमीन देंगे उसकी राशि आवंटित हो चुकी है, उसमें हम प्रारंभ करेंगे। और इसके अलावा 4 विश्वविद्यालयों के लिए हमने एडवांस पैसा भी दे दिया है, 100 करोड़। ये 4 विश्वविद्यालय हमारे आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान और हरियाणा के अंदर होंगे। और हमने स्वयं रांची के अंदर, चूंकि जमीन नहीं लेना था, आईसीआर का जमीन था 120 एकड़, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की हमने स्थापना की है और इसमें हमारे 150 वैज्ञानिक कम से कम काम करेंगे। तो ये नए संस्थान की शुरुआत हमने अपने देश में की है। और 3 बड़ी महत्वाकांक्षी कहिए या आज की परिस्थिति की मांग कहिए, हमारे ईएफसी ने उसकी मंजूरी दे दी, आगे की प्रक्रिया थोड़ी बची है। एक तो है कि फार्मर फर्स्ट, और इसके तहत नवीन तकनीकी संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल के अंतर्गत कृषकों को वैज्ञानिकों से जोड़ना तथा नई कृषि तकनीकों के आकलन, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण द्वारा किसानों को क्षमता विकसित करना। तो फार्मर फर्स्ट इसका नाम है। दूसरा है स्टूडेंट रेडी, इसके तहत ग्रामीण उद्यमशीलता और जागरूकता विकास की हमारी योजना बनेगी, जिसमें कृषि शिक्षा में युवाओं में उद्यमशीलता हेतु कौशल विकास को प्रोजेक्ट मोड में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। और तीसरा है आर्या, पहला हमने बताया फार्मर फर्स्ट, सेकंड स्टूडेंट रेडी और तीसरा आर्या, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उसकी रुचि बनाए रखना। एक प्रकार से अन्य मंत्रालयों में जो अलग से जो कौशल विकास की योजना है, उसी तर्ज पर कृषि में ग्रामीण युवाओं की रुचि बनाए रखने और गांवों से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए एक नवीन कार्यक्रम, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट मोड में कार्य किया जाएगा, ऐसा हमने तय किया है। अब है लैंड टू लैब, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे नवीन अनुसंधान हैं जो लैब में तो हो जाते हैं, लेकिन लैंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सरकार की मैं कहानी बताऊंगा कि मैं वहाँ आईसीआर में गया, वहाँ क्षेत्रीय आईसीआर है, और उसने 6 नए किस्मों के सब्जियों के बीज बनाए, लेकिन वो राज्य सरकार की एक कमेटी होती है, उसमें उसका अनुमोदन होगा तब वो खेत तक जाएगा किसानों के बीच। अब 6 महीना पहले वहाँ के कृषि मंत्रालय में वो फाइल गया हुआ है, संजोग से मुख्यमंत्री जी बैठे थे और उसके पहले हम आईसीआर में चले गए थे। हमने इस बात को बताया, मुख्यमंत्री जी बुलाए अपने एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और दूसरे दिन वो वहाँ से अनुमोदित हो गया, फील्ड में गया, लेकिन 6 महीने तक वो फाइल में पड़ा रहा। लैब टू लैंड ये जो स्थिति है, और इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों की भी बड़ी भूमिका होती है हमारी। जी सवाल, इसको हम जरा समाप्त करते हैं। तो ये तो हमने एक राज्य के अंदर जो है उसकी कहानी मैं बताऊं, लेकिन यहाँ भी हमारा अनुसंधान केंद्र है और जिलों के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र। तो इस बीच में हमने 4 नए कृषि विज्ञान केंद्र हमने स्थापित किया है, हम खुद गए थे, उसका शिलान्यास किए हैं। और देश में हमारे जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनकी हमने समीक्षा की है, और उनमें बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमने संकल्प लिया है कि उनको हम मजबूती प्रदान करेंगे। और इसी बीच हमने उच्च पैदावार वाली 56 उन्नत किस्में, जो यहाँ हमारा आईसीआर है, उसके अंदर हमने उसको सूचित किया है। उसमें अनाज के
34 दलहन के 6, तिलहन के 4, चारा के 2, सब्जी के 6, फल के 2 और गन्ना के 2 ऐसे उन्नत किस्मों को हमने नोटिफाई करके मार्केट में किसानों के बीच उसको भेजा है। इसी तरह से मखाना की एक उत्तम उन्नत नस्ल का जो बीज है स्वर्ण वैदेही, वो पटना के ICAR ने किया था, हम खुद वहाँ गए थे और वो किसानों के बीच हो गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं जीनम श्रृंखला का विश्लेषण किया गया, जिससे रोग प्रतिरोधिता, उच्च उत्पादन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी जीन पर अनुसंधान की नई संभावना का उससे मार्ग प्रशस्त होगा। ये काम हमारे ICAR ने किया है। और देश में पहली बार माइक्रोबियल आधारित नैनो फर्टिलाइजर, जिसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक तथा आयरन का व्यावसायीकरण किया गया है। जलवायु परिवर्तन और मानसून संबंधी पहल पर तो एक तो हमने पहले बता दिया है कि 571 जिलों के लिए हमने कंटीजेंसी प्लान बनाया, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से साप्ताहिक राष्ट्रीय कृषि मौसम परामर्श सेवा की पहल हमने शुरू की है इस 1 महीना से। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर कृषि भूमि नियोजन के लिए हमने एक उनसे एमओयू साइन किया है कि भूमि संसाधन इन्वेंट्री के विकास में इसका हम प्रयोग करेंगे। और जो कुछ नए अनुसंधान किए इस बीच में 23 जुलाई 2004 को करनाल संस्थान में विश्व में पहली बार प्रोजेनिटेटिस्ट एवं उच्चतम गुणवत्ता वाले सांड के भोजन बीज से क्लोनिंग रजत द्वारा बछड़े का जन्म, एक नया नवीन अनुसंधान अपने यहाँ हुआ है। विश्व में भोजन बीज से पशु जगत में क्लोनिंग से पहली बार अनूठी सफलता यह मिली है, जिसे निम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये इधर 100 दिन की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है नवीन अनुसंधान के क्षेत्र में। पशु रोग ब्रुसेलियस के निदान के लिए नई विधि का विकास किया गया है और भेड़ पॉक्स रोग की रोकथाम के लिए नई लाइफ एंटीबायोटिक वैक्सीन का भी विकास अपने ही देश में किया गया है। और कुछ सम्मेलन इस बीच में हमने किए। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में देश भर के जितने विश्वविद्यालय हैं या हमारे कृषि विज्ञान जो यूनिवर्सिटी हैं और जो राज्य सरकारों के भी अधिकारी हैं एग्रीकल्चर के और प्रमुख वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन 2 दिनों तक चला था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसी तरह से माननीय राष्ट्रपति जी ने कलकत्ता के अंदर इंटरनेशनल नेचुरल फाइबर कॉन्फ्रेंस, जो उसमें भी हमारे सारे देश के कृषि वैज्ञानिक थे, तो उसका उन्होंने संबोधन किया। और दिल्ली के अंदर 19-20 अगस्त को जो जनजातीय क्षेत्रों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, तो उनके बीच कृषि के नवीन प्रयोग किस प्रकार से हो, तो वैसे लोगों का सम्मेलन हमने 19-20 अगस्त को नई दिल्ली में किया था। और अभी डॉक्टर जोस ग्रेजियानो डी सिल्वा जो FAO के सेक्रेटरी हैं, वो आए थे, तो उनके भी मार्गदर्शन हमारे सारे वैज्ञानिकों को मिला है यहीं पर। तो ये तीनों क्षेत्र में हमारे 3 मंत्रालय के अंदर 3 मंत्रालय, कृषि सहकारिता, फिर पशुपालन और तीसरा ICAR एजुकेशन। तो ये जो 100 दिनों के अंदर जो छोटा सा प्रयास हमने किया है उसका एक विवरण था, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है इन दिनों और जो स्वाभाविक है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, ई-गवर्नेंस है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है कि कई फाइलें 20-20 दिन तक नीचे में कहीं पड़ा रह जाता है, तो इस दिशा में हमने कुछ प्रयास शुरू किया है। तो हमारा जो ICAR है उसमें प्रशासनिक मामलों के इलेक्ट्रॉनिक निपटारे के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सफलतापूर्वक हमने काम प्रारंभ किया है और ई प्रशासन का कार्यक्रम चल रहा है। हमको लगता है कि 30% पर हम पहुंच गए हैं। इसी प्रकार से 44 शोध संस्थाओं में प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए ICAR तंत्र में FMS MIS को क्रियान्वित किया जा रहा है। तकनीकी आंकड़ा संग्रहण एवं भू विज्ञान संवर्धित पोर्टल के डिजिटीकरण की शुरुआत हमने की है। ई संग्रहालयों के विकास के लिए सारे शोध संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के शोध पत्रों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है।
और एक सबसे बड़ी खुशी की बात हम ये बताएंगे कि 100 दिन के अंदर हमारे विभाग में जो किसानों को संदेश भेजे जाते थे, तो ये शुरू हुआ हमारा 16 जुलाई से, 16 जुलाई 2013 से 25 मई तक, 25 मई 2014 तक 33 करोड़ किसानों को संदेश दिया गया था पिछले एक वर्ष में, 16 जुलाई 13 से लेके 25 मई 2014 तक। और उसके बाद 100 दिन में, 120 दिन में नहीं, ये 100 दिन का हमने आंकड़ा तैयार किया था, 33 करोड़ को संदेश दिया गया। मतलब 3 महीना 10 दिन के अंदर में 33 करोड़ किसानों को संदेश दिया गया। और पिछले एक वर्ष में 33 करोड़ किसानों को संदेश दिया गया। तो एक बहुत बड़ी माने जो कार्यक्रम की गति क्या है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये उदाहरण ऐसा है कि जिसको आप वहां जाके देख सकते हैं, कंप्यूटरीकृत है, डिजिटल है, इसलिए किसी के भी ध्यान में आ जाएगा कि एक साल में 33 करोड़ किसानों को और 100 दिन में 33 करोड़ किसानों को। आज जब हम पूछ रहे थे, 100 दिन पर हमने लिया था, तो बता रहा था कि ये 35-36 करोड़ हो गया होगा। इसी तरह से आईटी में मोबाइल फोन के प्रयोग में एक अभूतपूर्व और विशाल पहल के तहत यूएसडी तकनीक को लागू किया है हमने अपने मंत्रालय के अंदर। इसके द्वारा किसान बिना इंटरनेट के भी इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना के एसएमएस के एक इंटरएक्टिव के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नया तकनीक विकसित किया है कि उसके द्वारा 1 महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर इस काम को किया है। किसानों के लिए इंटरनेट पर फार्मर पोर्टल, हिंदी पहले अंग्रेजी में था, उसको हमने हिंदी में भी शुरू किया है। और मोबाइल सेवाओं को एकत्रीकरण रूप में प्रस्तुत करने के लिए एम किसान पोर्टल तैयार कर लिया है। उसका भी शुभारंभ अगले सप्ताह में करेंगे। तो ये छोटा सा प्रयास है। मैं मानता हूं कि कृषि और उससे जुड़े हुए सवाल देश के 70% लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है और समस्याएं भी बहुत सारी हैं। और हमारे सरकारों की या हमारी प्राथमिकता में ये मंत्रालय भी नहीं रहा है। फिर भी 100 दिनों के अंदर कोई हम बड़ा प्रयास न करके जो ही थोड़ा प्रयास किया है वो आप सबके सामने लाए हैं। और मैं समझता हूं कि आगे हमारा प्रयास और तेज हो। इस दिशा में आप सबका जितना पॉजिटिव सहयोग मिलेगा, क्योंकि देश की जरूरत है कृषि, और कृषि में राजनीति या राजनीतिक सवाल या देश में कृषि पर राजनीति करना, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत घातक। और इसीलिए हम, चाहे वो सरकार किसी की हो, यदि हम आंध्र में गए हैं तो आंध्र के मुख्यमंत्री सबके साथ बैठे हैं, तो तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों के साथ बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में ठीक है त्रासदी आ गई, लेकिन उसके पहले मैं गया था तो वहाँ के कृषि मंत्री के साथ बैठे, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ बैठे, सारे अधिकारियों के साथ बैठे और उनकी थोड़ी समस्या जो उलझी हुई थी सबको हमने यहाँ बुलाया था। तो कृषि में राजनीति न हो, कृषि में सबका पॉजिटिव सहयोग मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतने बड़े चैलेंज को एक कृषि मंत्री और उसका मंत्रालय अकेले नहीं झेल सकता, सबका सहयोग चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, बेहतर क्रियान्वयन की प्रेरणा उनसे मिलती है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और देश को मजबूत बनाने के लिए कृषि को मजबूत बनाना हमारे सरकार की पहली प्राथमिकता है। धन्यवाद सर। 1 minute please. If you ask like this, it won't work. I will give the mic one by one. You ask. We'll cover maximum people. Yes, please. सर, मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज से। आपने चूंकि चर्चा की शुरुआत सूखे से की थी, इसलिए मेरा सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि इस साल जो बुआई है वो 5 साल के एवरेज से लगभग पास आ गई है और पिछले साल के मुकाबले केवल 3% कम है, जो कि बढ़ भी सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस साल अब सूखे की आशंका या संकट हम कहें वो अब नहीं है, ये हम कह सकते हैं? देखिए, ये खरीफ की बुआई हो चुकी है और खरीफ की बुआई में हम सबको ये निश्चित रूप से, आपको भी, हमको और देश को भी ये जरूर संकट था कि पिछले वर्ष इतनी ज्यादा वर्षा हुई तो निश्चित रूप से इस वर्ष उस तुलना में बुआई नहीं हो पाएगी। ये आपके दिमाग में भी बात थी, मेरे दिमाग में भी बात थी, लेकिन मंत्रालय में भी प्रयास किया और बाद में वर्षा भी ठीक हुई। तो मैं ये बतला रहा था कि 3% वर्षा में कमी रही, बावजूद इसके
और प्रारंभ में 1.5 महीने तक मानसून आया नहीं ठीक से, इसके बावजूद भी हमने बुआई इतनी की कि मात्र 3% की कमी रही। ये मेरा कहना है। अब आगे सूखा फिर वो एक अलग का विषय है, लेकिन अभी जो सूखे की स्थिति थी है, मैंने आपको बताया कि भयावह स्थिति जरूर थी। 1.5 महीने लेट मानसून आया, फिर भी 97% हमारी बुआई हो गई। ये हम इसको एक बड़ी उपलब्धि सिर्फ अपने मंत्रालय की नहीं मानते हैं, बल्कि किसान, वर्षा, सबको मिला जुलाकर। लेकिन चूंकि मंत्रालय है, इसने कई योजनाएं बनाई और नीचे तक संपर्क बनाया और शुरू में कंटीजेंसी प्लान बनाकर राज्यों को दिया। इस सब की बड़ी भूमिका थी। सर, मेरा नाम माधवी है, मैं इकोनॉमिक टाइम्स से हूँ। मुझे आपसे पूछना था, आपने अभी कहा है कि 120 मिलियन टन का खरीफ का प्रोडक्शन रहेगा, जो कि 10 मिलियन टन कम रहेगा पिछले साल से। इसका हमें आप वो कट ऑफ दे सकते हैं, पैडी में कितना कम होगा या कॉटन में कितना होगा? एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन है रबी के लिए। रबी की प्लांटिंग आपने लिखा है कि एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है रबी क्रॉप्स में बिकॉज मॉइस्चर कम है, तो वो गेहूं में कोई आपके पास आंकड़े हैं कि कितना कम होगा? ये बता रहा हूँ। राइट सर। जहाँ तक खरीफ का सवाल है, लक्ष्य जो तय होता है, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब अंतिम आकलन आता है तो लक्ष्य से वो बढ़ जाता है। पिछले 2-3 वर्ष का आप देखेंगे तो अभी का ये लक्ष्य है, और मुझको लगता है कि अभी तक लक्ष्य नीचे नहीं गया है, हमेशा उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, जो जहाँ तक रबी का सवाल है, रबी का जहां तक सवाल है, मॉइस्चर की कमी की बात हमने नहीं की है। हमने कहा है, इसमें आपने देखा होगा कि नहीं बता रहे हैं ना, ये जो रबी है, ये 17-18 सितंबर को देश के सभी राज्यों को, जो लोगों को हमने बुलाया था, और उसमें जो बुआई में कमी रह गई धान का, 3% कम खरीफ में बुआई कम हुई है। हमने उसमें कार्य योजना बनाई है कि जो बुआई 3% क्षेत्र में कम हुआ है उसको टारगेट करिए और उसकी पूर्ति रबी में करिए। दूसरा, कि जो इनपुट है वो भी पहले से तैयार रखिए। माने रबी के बुआई की तैयारी के लिए हमने जो बैठक बुलाई थी, और पिछले बार का जहां तक सवाल है, तो पिछले बार रबी मौसम में आपको ये कौन चीज का पूछे, गेहूं का पूछ रहे थे ना, कितनी बुआई हुई पिछले वर्ष? सर, इस बार कितना लग रहा है? इस बार क्या कम रहेगा गेहूं का? नहीं, इस बार नहीं, पिछले बार 9.25 करोड़ टन का हमारा लक्ष्य था। इस बार का लक्ष्य है 9.40 करोड़ टन गेहूं का। इसी प्रकार से जो रबी धान है, वो पिछले वर्ष 1.40 करोड़ टन था। इस बार का हमारा लक्ष्य है 1.40 करोड़, उसी के बराबर का लक्ष्य है। इसी प्रकार से दलहन का पिछले बार 1.20 करोड़ टन था, इस बार हमारा 1.25 करोड़ टन है। इस बार लक्ष्य हमारा ज्यादा है। दलहन और तिलहन दोनों मामले में इस बार थोड़ा हमने लक्ष्य ज्यादा इसलिए बढ़ा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को, और कई जिले हैं, कई राज्य हैं, पहाड़ी राज्य, जो पिछले वर्ष राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ये राज्य शामिल नहीं थे। उन राज्यों को हमने इसमें शामिल किया है इस बार। जैसे कि आपको, जैसे पंजाब नहीं, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, और पूर्वोत्तर के जो बाकी राज्य हैं, हम इनको इस बार उस योजना में शामिल किया है, और उस योजना के तहत हम उनको सब्सिडी देते हैं, और इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार पहले से हमारा ज्यादा उत्पादन होगा। खरीफ में कौन सा? नहीं, मैडम, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, प्लीज। आई मीन, लेट्स योर कॉलीग्स आल्सो गेट दी क्वेश्चन। सर, मेरा नाम देवेंद्र पराशर है, एपीएन न्यूज़ से। जिस नीली क्रांति की आपने बात की, बिहार में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर नहीं हुआ है। वहाँ के लिए कुछ विशेष फोकस है क्या इस क्षेत्र में? और दूसरा छोटा सा सवाल है कि राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र के लिए कोई राज्य चिन्हित किया गया है कि किस राज्य में ये 2 केंद्र खोले जाएंगे? नहीं, एक तो जो इनलैंड फिशरी है, जिसमें आप बोले वो इलाका आता है, तो इनलैंड फिशरी के लिए हम एक योजना बना रहे हैं, नीली क्रांति, जिसके लिए हमने बताया कि 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक हमने उसमें आवंटन किया है,
और ये योजना बना रहे हैं और इसका लक्ष्य ही यही है कि जो इनलैंड फिशरी है उसके अंदर इसकी बड़ी संभावना है, बड़े जलाशय हैं, अपने यहाँ तालाब हैं, झीलें हैं। तो ये हमारी योजना है और निश्चित रूप से ये योजना इनलैंड फिशरी के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाएगा। Yeah, please. राधा मोहन जी, No. नहीं, हमारे यहाँ 200 से ज्यादा ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जिसमें जो संकर नस्ल या अन्य नस्ल के भी कहीं 1-2 नस्ल के, कहीं 2-3 नस्ल के संवर्धन का काम उसमें होता है। लेकिन देसी नस्ल के जो 37 गाय और फिर जो भैंस हैं, इनके लिए कोई एक ब्रीडिंग सेंटर देश में नहीं है। एक अन्य कई देशों में देसी नस्ल के पशुओं के ब्रीडिंग के लिए कोई ना कोई एक नेशनल ब्रीडिंग सेंटर है। उस कमी को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन हमको हुआ है और 2 उसमें हम खोलने जा रहे हैं, एक दक्षिण भारत में, एक उत्तर भारत में। नहीं, ये तो नेशनल एक होता, लेकिन हमारे पास पैसा थोड़ा ज्यादा मिल गया तो हम एक के बदले 2 कर रहे हैं, एक दक्षिण के लिए और एक उत्तर के लिए। नहीं तो एक नेशनल ब्रीडिंग सेंटर एक होना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसा 50 करोड़ है और ये 25-30 करोड़ में खो जाता है। उसके लिए हम जमीन मांगे हैं। जमीन उत्तर प्रदेश को ही बोला है, दिल्ली के आसपास कहीं मिल जाए और फिर दक्षिण के राज्य में। राधा मोहन जी, मधुरेंद्र न्यूज नेशन से मेरे 2 सवाल हैं। एक कृषि उत्पादन को लेकर और एक जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन जो है कृषि के क्षेत्र में उसको लेकर। ग्रीन रेगुलेशन के बावजूद जो है वह अगर हम देखें भारत और चाइना में, तो गेहूं का उत्पादन चाइना में भारत के तुलना में 4 से 6% ज्यादा है। आपने एक बात कही जेनेटिक इंजीनियरिंग को चना के बीज के क्षेत्र में लाने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि वीटी ब्रिंजल के को लेकर सरकार का स्टेटस क्या है, और बाकी और बीज और जो फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने की बात है उसमें जेनेटिक इंजीनियर को लेकर सरकार का स्टेटस क्या है, और क्या चाइना से इस सहयोग पर भी बातचीत हुई है। दूसरा सवाल मेरा है, Please, one question. दूसरा सवाल इसी के साथ मैं पूछ लेता हूं, नहीं। वह है कृषि क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर, लोन से लेकर फसल बीमा से लेकर और बिचौलिए तक की समस्या जो कि किसानों की जेब पर भारी पड़ती है, उसको खत्म करने के लिए सरकार किस दिशा में बढ़ रही है। ये जो भ्रष्टाचार है कृषि के विकास की योजनाओं में, आपको ध्यान में होगा कि हर ब्लॉक के अंदर कम से कम 25-30 अफसर हैं। गांव में किसान सलाहकार, किसान मित्र, ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर, हॉर्टिकल्चर अफसर, तो ये लगभग हर जिला में 250-300 और हर ब्लॉक में 20-25 अधिकारी हैं कृषि के। और कृषि राज्य का विषय, उनकी नियुक्ति से लेकर उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग और मोनेटिक तक का काम राज्य सरकारें करती हैं, जहां की राज्य सरकारें कुशल है। कई राज्य आपके ध्यान में होगा जहां कृषि के विकास की योजनाओं में बहुत हेराफेरी नहीं है, और कुछ राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर लूट है। तो इसका उपाय है कि जिन राज्यों में कृषि के विकास की योजनाओं में सरकारी मशीनरी लूट नहीं करती है और उनका कृषि विकास दर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो देश में जिस राज्य में इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है और कृषि विकास दर बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वैसे ही व्यवस्था उन राज्यों में भी स्थापित हो ताकि एक काम न हो। ये सबसे अच्छा उपाय मेरे समझ में। राधा मोहन जी बीटी बीज का जहां तक सवाल है, मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई मामला है तो उस पर एक मंत्री के नाते मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। राधा मोहन जी, इस तरफ राधा मोहन जी, भारत राइस और व्हीट प्रोडक्शन में नंबर 2 है, विश्वगत 2 नंबर कंट्री। कब आप सोचते हैं भारत इन 2 कमोडिटी में नंबर 1 हो पाएगी? कोई लक्ष्य आपने रखा है? देखिए, अपने देश में जो बड़ा संकट है, हम जिसमें 1 नंबर पर भी हैं, उसमें भी उत्पादकता के मामले में पीछे हैं। दूध में 1 नंबर पर हैं लेकिन उत्पादकता में बहुत पीछे हैं, और जिसमें 2 नंबर में है उसमें भी उत्पादकता में पीछे हैं। तो पहली जरूरत देश में है उत्पादकता बढ़ाना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि किसी भी क्षेत्र में आगे जाना है, किसी भी फसल के मामले में यदि दुनिया में 1 नंबर पर जाना है तो उत्पादकता बढ़ाना उत्पादन के साथ, ये हमारी पहली आवश्यकता है। सर, मैं लक्ष्मी फ्रॉम पीटीआई। वो ये खरीफ प्रोडक्शन का ब्रेकअप दे दीजिए सर। खरीफ का ब्रेकअप लिखो आप। ऐसे हमने खरीफ का बताया
क्या आपको बता रहा हूं मैं। खरीफ का जो इस वर्ष का हमारा है 14-15 का लक्ष्य 12 करोड़ टन का है। 12 करोड़ टन का है। ये लक्ष्य है। नहीं, आप देखिए इसमें या है बाद में लिखित 12 पॉइंट कुछ है, क्या है 120.27 क्या है मिलियन टन का। तो हम करोड़ों में बोल रहे हैं यार। हाँ सर, उसमें राइस का कितना है? हाँ, और सीरियल ये आप पढ़ के बता दीजिए, थोड़ा सा बता देना बता सर, आप अपना सर बता दीजिए। बता दीजिए। नहीं, ये बाद में आपको ये आपको उपलब्ध करा देंगे, बट क्विकली मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये प्रथम अनुमान है, और आप सब लोग जानते हैं कि प्रथम अनुमान से और जो फाइनल जो परिणाम होता है उसमें फर्क होता है। साधारणतः हम बहुत कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अनुमान है, जो इसमें हम उत्पादन दर्शा रहे हैं, इससे कहीं अधिक होगा। पर तब भी प्रथम अनुमान के अनुसार राइस में 88.02 जी मिलियन टन, कोर सीरियल सब मोटा अनाज मिला के 27.05, पल्सेस सब मिला के 5.20, ऑयल सीड्स सब मिला के ये लाखों में होना चाहिए 19.66, कॉटन 346.2 मिलियन बेल्स, 346.2, जूट 10.87 मिलियन बेल्स, शुगर केन 342.79। और ये आप सबको उपलब्ध करा देंगे। मैं शरद शर्मा हूं, एनडीटीवी इंडिया से। मंत्री, आजादी के 67 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, और ये भी आप ही के कार्यकाल में हो रहा है। तो कितनी जिम्मेदारी आप इन सुसाइड्स की लेंगे, और ये बताइए कि कैसे आपकी सरकार पहली सरकार से अलग है, क्योंकि सुसाइड पहली सरकार में भी हो रहे थे और आपकी सरकार में भी हो रहे हैं। आपका ये कहना सही है कि ये सुसाइड मेरी सरकार में हुई है, लेकिन यह है कलयुग। सतयुग में और त्रेता में जो पाप करता था वो उसका प्रायश्चित करता था, लेकिन कलयुग में पाप कोई करता है और प्रायश्चित किसी को करना पड़ता है। ये कलयुग में आपका सवाल ठीक है, लेकिन ये सतयुग और त्रेता नहीं। यहाँ तो पाप कोई करेगा, प्रायश्चित किसी को करना, सजा किसी को मिलेगी। निश्चित रूप से ये दुखद है, और हमारा प्रयास होगा। हम जो अभी आपसे चर्चा की कि 67 वर्षों के अंदर अन्य क्षेत्रों में हमने काफी प्रगति की है, उसके तुलना में कृषि की प्रगति उल्लेखनीय नहीं है। हमारा यही प्रयास हो रहा है कि हम उल्लेखनीय प्रगति करें, और आपको ये भी हमने कहा कि इसके लिए औजार में गड़बड़ी नहीं है, औजार ठीक है, कारीगर कुशल नहीं रहा होगा। अब देश को कुशल कारीगर मिला है, औजार सब ठीक से काम करेगा, और इस समस्या से हम निपटेंगे और इसका समाधान करेंगे। सर, मैं अमितेश सिंह, न्यूज नेशन से। सर, मेरा सवाल है कि रेल दूध नेटवर्क के बारे में जो आपने कहा है, तो उसकी डेडलाइन क्या है, कब से इसकी शुरुआत होगी, और क्या उन इलाकों को, उस रूट को आपने चिन्हित किया है आपके मंत्रालय की तरफ से? अभी हमने बताया कि हमारे पास डिब्बों की कमी है, और प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक बुलाई थी जिसमें हमारे रेल के अधिकारी भी थे, सब लोग थे, तो उन्होंने 30 डिब्बों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। हमारा लक्ष्य 100 तक का जाने का है, और ये मार्ग पहले से चिन्हित हैं, लेकिन इसकी हम योजना भी बना रहे हैं। डिब्बा भी बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसकी योजना हमारी बन रही है, और निश्चित रूप से दूध का एक रेल नेटवर्क निश्चित रूप से अच्छा हम देश में खड़ा करेंगे। सर, गौरव लाइव इंडिया टीवी से आपने सर एक टीम बनाई थी, सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, जो हरियाणा में सूखे की समस्या को लेकर गई थी। क्या किसी और राज्य ने भी संपर्क किया है, और हरियाणा के बारे में क्या फाइनल कुछ डिसीजन निकला है? देखिए, ये 2 सितंबर को अखबार में पढ़ने को मिला था कि हरियाणा ने सूखाग्रस्त घोषित किया है, लेकिन 3-4 दिनों तक मंत्रालय में मैं पत्र खोजता रहा, नहीं मिला।
सामान्यतया जब तक पत्र नहीं आएगा तब तक टीम नहीं हम भेज सकते हैं ऑफिशियल। तो जो पत्र आया हमने तुरंत वहां टीम भेजा है। 2 दिन तक हमारे सारे अधिकारी रहे हैं और वहां अंतिम बैठक करके उनसे कहा जी आप आंकड़े दो, तो आंकड़े देने में वो समर्थ थे और कहे जी बाद में भेजेंगे। जब आंकड़ा उनका आ जाएगा तुरंत फिर हमारी हाई लेवल कमेटी बैठेगी और जो वित्तीय गाइडलाइन है उस आधार पर हम सहायता देंगे। इसी तरह से अखबार में 3 दिन पहले हमने उत्तर प्रदेश का सुना, लेकिन कल शाम तक तो मंत्रालय में चिट्ठी नहीं आई थी। आज बताइए, आज चिट्ठी आई है, मंत्रालय गए थे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं तो जिस समय सूखा की चर्चा हो रही थी जुलाई में, जब -22 पर वर्षा थी, उस समय से मैं लगातार कह रहा हूं कि सूखाग्रस्त घोषित करिए, हम तुरंत पहुंचते हैं। और राज्यों के पास SDRF के फंड हैं, उसमें 75% हमारे केंद्र सरकार की राशि है। आप जल्दी सूखाग्रस्त घोषित करिए, खर्चा करिए और हमको पत्र दीजिए, हम आकलन करेंगे और मदद के लिए तैयार बैठे हैं। और आपको ध्यान में है कि हम कितने मुस्तैद हैं। कोसी में बाढ़ का प्रलय आने वाला है, प्रलय आने वाला है। राज्य सरकार कहां थी? हमारी सेना पहुंच गई, NDRF की टीम पहुंच गई, डॉक्टर पहुंच गए। और कश्मीर की घटना आपको उदाहरण होगा कि देश की सेवा करने के मामले में कुशल कारीगर देश को मिला हुआ है। कहीं कंजूसी नहीं की जाएगी। अच्छे निर्माण, अच्छे योगदान का हमारा संकल्प है। सर, मैं दीपाली हूँ, CNBC आवाज से। सर, अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, मेरा सवाल भी उत्तर प्रदेश से ही है। एक दिन पहले ही ये बताया गया कि अखिलेश सरकार की तरफ से ये घोषित कर दिया गया है कि 75 में से 44 जिले ऐसे हैं जो सूखा प्रभावित है और केंद्र सरकार से उन्होंने अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए फंड की मांग की है। तो इस दिशा में क्या आगे एलोकेशन जो है वो कब तक दिया जाएगा उनको? देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कल शाम तक उनकी चिट्ठी नहीं आई थी। चिट्ठी जो उनकी आ जाएगी, सूचना जो आ जाएगी, आखिर सूखा राज्य संघात्मक शासन व्यवस्था में कोई राज्य यदि कुछ करता है तो मौखिक नहीं, उसका लिखित भी आना चाहिए। और जब तक लिखित नहीं आएगा, ऐसे तो मौखिक हम जा रहे हैं, परसों बनारस जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे तो क्या करेंगे? हम कल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब तक कोई लिखित सूचना नहीं आएगी तब तक हम अधिकारी को ले जाके, अब वहां के अधिकारी हमको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे? इसलिए लिखित सूचना जिस समय उनकी आ जाएगी तुरंत हमारी टीम वहां जाएगी। एलोकेशन का हिंदी आवंटन होता है और हर राज्यों को SDRF फंड के तहत जो आवंटन की राशि है भारत सरकार का 75% वो हर राज्यों को दिया हुआ है पहले से। उसको खर्चा करें, हमको सूचना दे, हमारी टीम जाएगी, आकलन करेगी और यहाँ पर जो वित्तीय निर्देश है उसके तहत माननीय वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री बैठते हैं और जो रिपोर्ट आता है उसका आकलन करके NDRF के तहत उनको सहायता फिर दी जाती है। सर मेरा सवाल, मैं अजीत कुमार, मातृभूमि अखबार से। मेरा सवाल डीप सी फिशिंग पॉलिसी के ऊपर है। आपने एक एक्सपर्ट कमेटी को फॉर्म किया, उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट किया, लेकिन इसके बारे में काफी आशंका है। सम स्टेट्स लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यानी ये रिपोर्ट ट्रेडिशनल फिशरमैन के खिलाफ है। सो आपका ये रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के पहले आप ये इशू कैसे सॉल्व करना चाहते हैं? क्या स्टेट्स का ओपिनियन हमने आपको लिखकर भी दिया है और कहा भी है कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और ऐसा कोई भी उसमें तत्व होगा जो हमारे फिशरमैन के खिलाफ जाता होगा, फिशरी डेवलपमेंट के खिलाफ जाता होगा, हम उनको नहीं स्वीकार करेंगे। सिंह साहब, मैं के कुलश्रेष्ठ हूँ, कमोडिटीज कंट्रोल से। मेरा सवाल है कि जो मौजूदा जो फसल वर्ष है 14-15, इसके दौरान आर्थिक विकास दर आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो और पिछले साल जो थी उससे क्या इंक्रीज आप एक्सपेक्ट करते हैं? हमको लगता है कि वित्त मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमने जो अखबारों में पढ़ा है आर्थिक विकास दर देश का, कृषि का पूछ रहे हैं ना, देश का पूछ रहे हैं,
कृषि का, अच्छा, कृषि विकास दर निश्चित रूप से जो एक तो सरकार बनने के तुरंत बाद जो परिस्थितियां निर्माण हुई, सूखा और बाढ़, इस प्रतिकूल परिस्थिति में हम जहां हैं वहां खड़ा रहें, पीछे नहीं जाए, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि हम जहां हैं वहां से विपरीत मौसम, विपरीत परिस्थिति में भी पीछे नहीं जाएंगे। जहां तक आगे बढ़ने का सवाल है तो फिर उसमें मौसम, परिस्थिति, उस सबकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो जितना सहयोग उसका मिलेगा उतना हम आगे जाएंगे। मैंने बताया ना, बताया फिगर कि आज जो हमारे विपरीत मौसम, बाढ़, सूखा, इस सबके बावजूद हम जहां फिगर है वहां हम खड़ा रहे, ये सबसे बड़ी हमारी सामने चुनौती। राधा मोहन जी, मेरा सवाल प्याज को लेकर है। नेफेड की माने तो प्याज का 40% स्टॉक बचा है, 60% खर्च हो गया है। ऐसी स्थिति में और नई फसल जो आएगी वो नवंबर के पहले वीक में आएगी, तो ऐसी स्थिति में अगले महीने माना जा रहा है कि प्याज के दाम बढ़ सकते हैं, फिर से 60, 70, 80 जा सकता है। क्या सरकार की कोई तैयारी है इससे निपटने के लिए? हमारी सरकार जिस दिन बनी उसी दिन हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया है, और मैंने आपको बताया, लिखकर भी दिया हुआ है, उसमें बहुत साफ है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के माध्यम से प्रारंभ में आलू तथा प्याज तथा बाद में अन्य सब्जियों को किसानों से खरीदकर भंडारण कर उपभोक्ताओं को उचित दर पर बेचने का हमने काम शुरू किया है, और आगे किसी भी कीमत पर हम दाम नहीं बढ़ने देंगे। हेलो, हाँ मंत्री जी, मेरा नाम मनोज है, इकोनॉमी इंडिया से। मेरा कुछ नीतिगत सवाल है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने की नीति इस सरकार भी कह रही है, और पहले भी ये दावा किया जाता रहा है, और जो खाद्य नीति है जो एक तरह से सब्सिडाइज, उन्हीं के अनाज को सब्सिडाइज कर कंज्यूमर को दिया जाता है, ये दोनों नीति आपको नहीं लगता कि एक दूसरे की विरोधाभासी है? क्योंकि जो खाद्य सब्सिडी है वो दरअसल प्रोड्यूसर सब्सिडी नहीं है, वो कंज्यूमर सब्सिडी है। किसानों को जो सब्सिडी दिया जाता है वो इनपुट पर दिया जाता है, और उनके प्राइसेस के वैल्यूएशन के हिसाब से वो -2% पड़ता है। तो एक तरफ अगर किसान के अगर ज्यादा लाभकारी मूल्य और जीवन स्तर बेहतर बनाने की बात है, दूसरी तरफ पॉपुलिज्म जो है वो अनाजों के वितरण को लेकर के होता है। तो इन दोनों विरोधाभासी नीतियों पर इस सरकार का भी नीतिगत स्पष्ट रुख कब तक आएगा, और आप इस बारे में क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, किसान हो या उपभोक्ता, ये दोनों को हम सब्सिडी देते हैं, और जिस प्रकार से 70% लोग कृषि पर निर्भर है, यही देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग भी है। जो किसान है वही देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्लास है। तो सब्सिडी चाहे किसान को या उपभोक्ता को जो दी जा रही है, ये हम सब्सिडी उनको सीधे नहीं देते हैं, हम कंपनियों को देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि हजारों हजार करोड़ रुपया उपभोक्ता कहिए या किसान कहिए, जिसके हाथ में जाना चाहिए वो पैसा बड़े बड़े कंपनियों को जा रहा है। हम इस पर काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश होगी कि सब्सिडी के जो पैसे हैं वो सब किसान के खाते में जाए, उपभोक्ता के खाते में जाए, और शायद जनधन योजना जो हमारे प्रारंभ हुआ है, हम आगे चल के उसी खाते में जितने सब्सिडीज हैं हम उनको देने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। और जहां तक लागत मूल्य का आपका सवाल था, निश्चित रूप से किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन लाभकारी मूल्य के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है कि कम लागत और अधिक उत्पादन, ये पहली आवश्यकता है, और उस दिशा में हमारी सरकार अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू किए हैं। इस बजट के बाद हमारी जितनी योजनाएं आई या जितनी हमने चर्चा की है, उसके पीछे हमारा लक्ष्य यही है कि हम उत्पादकता बढ़ाएं और लागत खर्च कम करें। फिर एक सवाल है, राइस का जो एरिया है वो लगभग सेम है लास्ट ईयर से,
तो ये फॉल 3 मिलियन टन का फॉल कहां से आ रहा है, कहां पे डैमेज हुआ है, क्रॉप क्या हुआ है सर? बिकॉज इनिशियली देयर वाज ड्राउट, नाउ इट इज फ्लडिंग, सो व्हाट इज द डैमेज? राइस जो खरीफ था उसमें भी है और रबी है उसमें भी है, दोनों में राइस है। तो अभी आपने जो आंकड़े बताए, हम दोनों के आंकड़े बताए। नहीं 88 मिलियन टन, तो लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था 92 मिलियन टन था, तो लगभग 3 मिलियन टन का फर्क है सर। बट अच्छा, आपका जो एरिया रबी का पूछ रहे हैं ना? नहीं सर, खरीफ खरीफ का नहीं, खरीफ का तो हमने बताया कि इस बार का अनुमानित 12 करोड़ टन है। एक खरीफ में सिर्फ राइस नहीं है, एक मिनट, इसमें गेहूं है, राइस है, दोनों चीज है और मोटे अनाज है। तो एक अनुमानित जो है, आप पिछले वर्ष भी देखिएगा, जो अनुमान होता है उत्पादन का जो अंतिम होता है वो बढ़ता है। नहीं, मेरा सवाल ये है सर, आपका जो एरिया है राइस का, हमें जो डेटा मिलता है हर फ्राइडे को डेटा मिलता है, उस एरिया के हिसाब से राइस का जो एरिया है वो पिछले साल से अनचेंज है, बेसिकली लिटिल चेंज, मतलब वो लगभग सेम है। तो आपका 3 मिलियन टन का फॉल कहां से आ रहा है? बिकॉज आपने बताया 88 मिलियन टन का प्रोडक्शन फर्स्ट एस्टिमेट के हिसाब से, और आपका जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है दैट इज 91.7 मिलियन टन। तो ये 3 मिलियन टन का फर्क कहां से आ रहा है सर? कहां पे डैमेज हुआ है, क्रॉप कुछ हुआ है सर? एक खरीफ का जो खद्दार उत्पादन है, इसमें सिर्फ राइस का ही एरिया नहीं है, इसमें गेहूं का एरिया भी है, बाजरा का भी एरिया है, ज्वार का भी एरिया है। अच्छा, आप बताइए, आप बताइए। First of all, let me clarify. The figures that we have given you are just the first estimates. Like the minister has said, this figure is likely to increase over time. One. Secondly, there's still a lag in sowing in the south, in Tamil Nadu, Andhra Pradesh. And all. In fact, the area will increase, will keep increasing. We should not have a distinct. I mean, it's Kharif and Rabi seasons. The duration is not the same across the country. We must appreciate that. So in Andhra and Tamil Nadu, sowing is still going on, the samba crop in Tamil Nadu, for instance. That's number 2. Number 3, as you are already aware, there was delayed onset of the monsoon. And the first half of the monsoon was very poor. Obviously, that's going to have an impact on productivity. It doesn't mean that, the crop gets damaged by other, but late sowing itself results in lack of productivity. And of course, we have suffered through floods in parts of UP, of Bihar, of Assam and other areas. So all this is there. But जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा है, अभी किसी भी नतीजे या आंकड़े पे, नंबर पे फोकस करना जल्दबाजी होगी। हमें अपेक्षा करनी चाहिए कुछ और महीनों की, हम आपके पास ठोस आंकड़े प्रोडक्शन के आ जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। अभी तक तो ये सिर्फ अनुमान ही, और जैसे मैंने पहले कहा, अनुमान ये हम जानबूझ के हम कंजर्वेटिवली करते हैं। मंत्री जी, मेरा नाम मनोज शर्मा है, A2Z न्यूज़ चैनल से हूँ मैं। हम लेव टू लैंड की बात करते हैं, लेकिन 90% जो किसान है वो पुरानी किस्में बोने को बेबस है, नहीं पहुंच पाती उसके साथ। आप लेव में रखिए, बात करिए, लेकिन जो आम किसान है वो पुरानी किस्में बोने को लगातार 10 को से वही किसान बो रहा है। तो ये जो चीजें गैप जो है वो नहीं फिल हो पा रहा। अगर ये हो जाए तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये जो गैप पूरा तब होगा, एक तो किसानों में जागरूकता, दूसरा जो हमारे अनुसंधान संस्थान हैं वो जो प्रजनन बीज बनाते हैं, लेकिन जो किसानों के बीच जाए उस बीज की तैयारी, जो सर्टिफाइड बीज कहते हैं, वो बीज निगम के माध्यम से बन के जाते हैं। तो इसमें दोनों ओर से तेजी लाना कि एक तो किसानों की जागरूकता बढ़े और दूसरा जो सर्टिफाइड बीज है वो नीचे तक तेजी में जाए, और फिर सर्टिफाइड बीज नए किस्म के सर्टिफाइड बीज तेजी से तब जाएंगे जब प्रयोगशाला में जब अनुसंधान होते हैं वो भी तेजी से वहां से निकलकर नीचे की ओर जाए। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको तेज करने का अब किसानों को जानकारी, हमने बताया ना कि इस 3 महीना के बाद, 3 महीने पहले 1 साल के बाद 33 करोड़ किसानों को आपने जानकारी दी। अब उसकी गति कितना आप तेज करते हैं इस पर निर्भर करता है किसान की जागरूकता। तो जागरूकता की गति को तेज करना, प्रयोगशाला से लैंड तक पहुंचाने के बीच के जो माध्यम हैं
उनकी मॉनिटरिंग ठीक से करना, राज्य सरकारों से सहयोग लेकर, और इसी काम में हम लोग लगे हैं और पिछले 4 महीनों के अंदर इसकी गति तेज हुई है। मैं अजीत हूँ रेडियंस मीडिया से। मैं मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि कब हमें देसी गाय का दूध डेयरी के थ्रू मिल सकता है? ऐसी कोई बात हुई है क्या एनडीटीवी से या कहीं पे? कई शहरों में जिनको देसी गाय के दूध में वास्तव में उसमें काफी गुणवत्ता है, तो ऐसे लोगों को हर मोहल्ले के अंदर गाय वगैरह जो होता है अभी तो उसी के नजदीक जाते हैं सुबह सुबह अपना लोटा लेके, देखते कि नहीं, और उसमें लंबी लाइन लगी रहती है, लंबी लाइन लगी रहती है। शहर में कहीं भी यदि देसी गाय है और दूध वहां है तो लोगों का लाइन लगा रहता है। हमारा जो अभी है कि हम उसका संवर्धन करें, और जब संवर्धन होगा तो निश्चित रूप से कई आपके प्रोसेसिंग प्लांट मिल जाएंगे जहां सिर्फ गाय के दूध ही आपको मिलेंगे। राधा मोहन जी, मैं दिवाकर हूं ईटीवी से। मेरा सवाल है कि बिहार में भी एक पूसा है जो दयनीय हालत में है, तो उसके जीर्णोद्धार की कोई योजना है और कब शुरू होगी योजना? आपको हम बता दें कि इस देश के अंदर पूसा कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अंदर है, तो अपने देश में बहुत पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का, ये भी देश का दुर्भाग्य रहा है कि जो जनरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है देश में 44 है, हर राज्य में कम से कम एक जरूर है, और किसी किसी राज्य में तो 3-4 है, लेकिन कृषि का सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देश में सिर्फ इम्फाल में है, वो भी पहाड़ी राज्यों के कारण बहुत पहले, इम्फाल मणिपुर के अंदर। तो मैं जब मंत्री बना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर ध्यान लाया कि देश में कृषि का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बढ़ना चाहिए, चूंकि राज्य जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या जनरल, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो एक झांसी में का घोषणा हो चुका था, लेकिन पढ़ाई नहीं शुरू हुई थी, तो हमने उसका पढ़ाई शुरू कराने का आदेश दिया, उसमें वीसी की नियुक्ति की। अभी नियुक्ति तो प्रोसेस को मुताबिक बाद में होगा, लेकिन डीडीजी एजुकेशन जो हमारे थे उनको इंचार्ज बनाकर एडमिशन का काम शुरू कराया है। लेकिन जब उसी समय हमने फाइल देखा तो योजना आयोग ने 2009 में सैद्धांतिक रूप से कहा था कि देश के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर का होगा, पूसा। यहां जो आप पूसा देख रहे हैं ये पूसा नहीं है। जहां का विषय बता रहे हैं कि 1904 में जब अंग्रेज आए थे तो कृषि पर अनुसंधान के लिए पूसा के अंदर 8000 एकड़ जमीन और एक बड़ा राजभवन मिला था, और उसी में कृषि के अनुसंधान शुरू हुए थे 1904 में। 1934 के भूकंप में वो समाप्त हुआ, डैमेज हुआ, तो फिर वहां से उठकर वो मुख्यालय यहां आ गया। बाद में आजादी के बाद वो एक यूनिवर्सिटी रहा। तो योजना आयोग ने 2009 में कहा कि पूसा का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, और इसके लिए सैद्धांतिक रूप से 1000 करोड़ रुपये अनुमोदित किया, ये 2009 में। और 2009 के बाद 14 जिस दिन हम मंत्रालय में गए हैं, उस बीच में 3 बार वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी की वार्ता हुई है, और 6 बार वहां के अधिकारियों के साथ, यहाँ के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वो मामला परवान नहीं चढ़ा। हम आपको यही विश्वास दिलाना चाहेंगे कि इसी ईयर के अंदर हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पूसा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आपके संतुष्टि के लिए निश्चित रूप से इस काम को इस वर्ष में करेंगे। मंत्री जी, अश्वनी सैफरन मीडिया Last से। but one question, please. Last but one. हेलो मंत्री जी, Yeah, please. अश्वनी सैफरन मीडिया से। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने डायरेक्शन दिया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को कि 9 एग्री कमोडिटीज को का इंपोर्ट जिनका $100 मिलियन से का बिल है उसको कम किया जाए। उसमें प्रमुखता है तिलहन है, दलहन है, ऑयल सीड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल। और क्या पूछे फिर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बिसाइड्स सीरियल्स, ऑयल सीड प्रोडक्शन और पल्सेस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप लोगों की तरफ से कुछ प्लान है, किस तरह से आप कर रहे हैं? देखिए, हम अपने देश में तिलहन और दलहन को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हैं, और हमने आपको इस बार टारगेट भी बताया
कि किस प्रकार से पिछले बार से हम इस दोनों क्षेत्रों में थोड़ा ज्यादा लक्ष्य रखा है विपरीत परिस्थिति के बावजूद। और इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कई क्षेत्र ऐसे अधूरे थे कि जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वो इलाके था और जो तटीय इलाके हैं जहां पाम ऑयल के लिए हमारे ज्यादा खेती लोग करते हैं पौधों की, तो उनके विषय में भी हमने विचार किया है कि उनको कैसे संवर्धित किया जाए, किस हद तक उनकी सहायता बढ़ाई जाए, इस पर भी हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। और कुल मिलाकर तिलहन और दलहन का उत्पादन देश में बढ़े, इसमें हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। प्लीज जॉइन अस फॉर टी एट द बैक ऑफ द हॉल। आप तो एकदम रख देते हैं।